आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस है आपका, इसका पेपर होने वाला है। सबसे पहले तो आपका पेपर जो है, इसका जो है सैम्पल पेपर दो सीबीएसई या आपके स्कूल की तरफ से जो है मिलता नहीं है। ठीक है, सैम्पल पेपर आपको नहीं दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका पेपर जो है आने का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, किस तरीके से आपके पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आएगा। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा। एक तरह से ये जो पेपर लिया मैंने प्रैक्टिस पेपर है, कुछ इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन पेपर भी आएगा। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि ये जो पेपर होंगे वो 40 नंबर के होंगे, 40 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और ये जो है आपको टाइमिंग दे रखी है यहाँ पे 90 मिनट। ठीक है, और सामान्य निर्देश देख लेते हैं क्या क्या है। नया निर्देश है इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले खंड जो है, मतलब 3 खंड होंगे इसमें, क ख और ग। ठीक है, 3 खंड होंगे। खंड क में बोल रहा है कि 24 प्रश्न होंगे जिसमें से हमें 20 हल करने। इसी तरह खंड ख है, इसमें भी 24 प्रश्न होंगे, इसमें भी 20 हल करने। खंड ग है, इसमें 12 प्रश्न होंगे और हमें 10 हल करने हैं। ठीक है, और सभी प्रश्नों के जो अंक है वो समान है, एक समान है। ठीक है, और जो है और इसमें जो है कोई नेगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं दी गई है, कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। यहाँ पे खंड का चालू हो जाता है सेक्शन ए, जिसे हम कहते हैं। सेक्शन ए में जो है आपके ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में लिया गया, और साथ ही जो है आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें पूछा गया संविधान सभा की जो रचना है किस योजना के अनुसार हुई है। ठीक है, आपके सामने पूछा गया है, आपको चैप्टर मैंने बताया भी है जिसमें संविधान की रचना जो है किस योजना के अनुसार हुई है। अगर आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो आपके सामने ये ऑप्शन है, और इसमें आपके सामने ऑप्शन ये दे रखे, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो संविधान सभा है उसकी जो योजना है वो संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुई है, तो वो था आपका कैबिनेट मिशन। ये जो है बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा के कितने सदस्यों का जो है निर्वाचन, जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता था। मतलब संविधान सभा में जो भी लोग थे उनको हमने छांट के लाया, लेकिन किस तरह से किया। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा, जनता द्वारा, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, या डी है आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो जो भी हमने अपने संविधान सभा में सदस्य शामिल किए हैं तो उनका जो हमने निर्वाचन किया है वो कुछ इस तरह से किया है। इसमें से आपके जो ऑप्शन है ये थे, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। 1935 में जो है स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से जो है संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की जो है वास्तविक संख्या कितनी रह गई थी। आपसे ये पूछा गया है कि संविधान सभा की वास्तविक सदस्यों की जो संख्या थी कितनी रह गई थी। यहाँ पे कितनी लिखा है, तो यहाँ कितनी रह गई थी जब भारत का विभाजन हो गया था। तो ये आपके सामने ऑप्शन है 289, 288, 280 या 299। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 299। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है संविधान सभा में जो देशी रियासतें थी, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय हुआ था, वो किस तरीके से। ठीक है, जो हमारे देशी रियासतें थी, ठीक है, देशी रियासतें आपको पता होगा चैप्टर अगर आपने रीड किया है, तो उसमें जो उनका प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता था वो तरीका क्या था। आपके सामने ऑप्शन है उनके परामर्श से, निर्वाचन से, जनमत द्वारा या अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उनके परामर्श से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। आपके सामने ऑप्शन है,
संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन है। संविधान सभा की आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों पर के प्रति अत्यधिक थी। संविधान सभा में सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी। संविधान सभा ने संकीर्णता व स्वार्थता से परे होकर कार्य किया था। संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी विचार पर मतभेद ही नहीं हुआ। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका डी। संविधान सभा के सदस्यों में कभी जो है किसी विचार पर मतभेद नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण जो है किया जाएगा किसके द्वारा, राज्य द्वारा, संविधान द्वारा, जनता द्वारा या न्यायपालिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा जो है समाज में किसी को भी शक्ति जो है कितनी देनी चाहिए, इसका निर्धारण जो है संविधान द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसमें पूछा गया है कि राजतंत्र में जो है कानून निर्माण का कार्य कौन करता है, यानी राजा के तंत्र यानी राजा के शासन में जो कानून होता है उसका जो निर्माण होता है वो कौन करता है। आपके सामने ऑप्शन है राजा, जनता, राजनीतिक दल या राष्ट्रपति। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा राजा। राजा की राजतंत्र में जो कानून का निर्माण राजा ही करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है कई बार, ठीक है, और दे भी रखा है। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा आपसे, आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मतलब जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व के कौन से सर्वाधिक सफल संविधान है जो सफल राष्ट्रीय आंदोलनों के बाद बनाए गए। आपके सामने ऑप्शन है कि क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा सुन लीजिए। पूछा गया है कि विश्व में ऐसे कौन से सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा सफल संविधान है, सबसे सफल संविधान है जो सफल राष्ट्रीय आंदोलनों के बाद बनाए गए। तो आपके सामने ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, ब्रिटेन, भारत, इटली, चीन, ब्राज़ील व बांग्लादेश, भारत, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जो है भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। इसका संविधान जो है सबसे अच्छा माना जाता है जब क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी हमने अपने संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, मतलब छोटी छोटी शक्तियों का सिद्धांत है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। आपके सामने ये ऑप्शन है कनाडा का संविधान, आपका पहला जो है फ्रांस का संविधान, दूसरा है कनाडा का संविधान, तीसरा है आयरलैंड का संविधान, चौथा है ब्रिटेन का संविधान। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कनाडा के संविधान से जो है हमने अवशिष्ट जो शक्तियाँ है उनको लिया है। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली जो है आपको बतानी है क्या है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली आपके सामने ऑप्शन है जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे है वह जीतता है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलता है, संपूर्ण देश को एक भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। तो इसके अनुसार क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जो प्रत्याशी अन्य के मुकाबले आगे हो वही जीतता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। निर्वाचन क्षेत्रों को जो आरक्षण जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है मात्र निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा, परिसीमन आयोग, चुनाव आयोग की सहायता द्वारा, कार्यपालिका द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिसीमन आयोग, चुनाव आयोग की सहायता द्वारा, ठीक है। तो सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? आपके सामने ये आर्टिकल्स है, 322 का पहला, 323, सी 323 है, बी आपका 323 एक है, और डी है आपका 324 एक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, 324 का एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो बता रखा है कि जो भारतीय संविधान है उसके इस अनुच्छेद में जो है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर बना रहता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो अपने पद पर बना रहता है 6 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले ख़त्म हो चुके हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले ख़त्म हो चुके हो, 5 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले ख़त्म हो चुके हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले ख़त्म हो चुके हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले ख़त्म हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका ढांचा है कैसा है, 2 स्तरीय, 1 स्तरीय, त्रिस्तरीय या निर्धारित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिस्तरीय। जो पंचायत है उसकी जो राज व्यवस्था है, राज करने की जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। किसने सत्ता के आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया? किसने जो है, इनमें से आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से किसने जो है आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां आपका है क्वेश्चन कि क्वेश्चन जो पूछा गया है, समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता। उपयुक्त मत का समर्थन किया, किसने किया? कि इन्होंने कहा है कि समानता जितनी मतलब समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता। इनमें से किसने कहा ये, या किसने इस मत का जो है समर्थन किया? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है हिगेल, कार्ल मार्क्स, सुकरात या नीत्शे। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, प्लेटो की जो पुस्तक है उसका नाम बताना आपको, कौन सी पुस्तक है प्लेटो की? 18वां क्वेश्चन है आपके सामने और इसकी पुस्तक का नाम आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ए है आपका द रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, हिंद स्वराज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, द रिपब्लिक जो पुस्तक है वो प्लेटो की है। अगला क्वेश्चन है 19वां कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही नहीं है? जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में नीचे लिखे गए जो कथन है उनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। ए क्या कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का क्रमश विकास हुआ है। ठीक है, बी कहता है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो राजनीतिक अवधारणा तथा स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय को मूल्य के रूप में स्थापित करता है। सी कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समसामयिक घटनाओं को सही रूप में आकलित करने से नहीं है। और डी कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत मौजूद राजनीतिक अवधारणाओं की परिभाषा को स्पष्ट करता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा राजनीतिक सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो है आपका, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत का जो उद्देश्य है समसामयिक जो घटनाओं को सही रूप में आकलित करने से नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने की घोषणा को स्वीकार तथा लागू किया। मतलब क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने, आपके सामने ये रिक्त स्थान बना हुआ है, कि घोषणा को स्वीकार तथा लागू किया। आपके सामने ऑप्शन है समानता की सार्वभौमिक घोषणा, आर्थिक न्याय की सार्वभौमिक घोषणा, धर्मनिरपेक्ष की सार्वभौमिक घोषणा या मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है वो इस दिन की गई थी। इस दिन मतलब लागू हो गई थी। ठीक है, घोषणा को स्वीकार कर लागू कर दिया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
मानव अधिकारों के पीछे मूलभूत अवधारणा है। आपके सामने ऑप्शन है, यह राज्य कर्तव्य है। मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलने चाहिए। यह असमानता को बढ़ावा देने का उत्तम साधन है। डी है, व्यक्तित्व विकास हेतु कम महत्व के है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। मनुष्य होने के नाते जो है प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार जो है वो मिलने ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की। कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की। तो आपके सामने ऑप्शन है, राजनीतिक, कानूनी, नैतिक या प्राकृतिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा नैतिक। नैतिक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। विकास की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? सरदार जो सरोवर परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, नर्मदा नदी, बी है गंगा नदी, सी है ब्रह्मपुत्र नदी और डी है आपका काली नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए, नर्मदा नदी से ये संबंधित है। ठीक है, जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां। विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का अभिप्राय है। मतलब विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का अभिप्राय है। आपके सामने ऑप्शन है ये 4। विकास की परियोजनाओं पर सलाह आम जनता से ली जाती है। विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं। सी कहता है कि विकास एक संकुचित अवधारणा नहीं है। और डी है आपके सामने प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि विकास की जो प्राथमिकता व रणनीतियों का चयन है। आपके सामने बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विकास की प्राथमिकताओं, मैं लिख के दोबारा बता देता हूँ कि जो बी है वो सही हो जाएगा। विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का जो चयन है राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेक्शन ए खत्म हो गया, सेक्शन बी पर आते हैं। अब सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन बी में 25वां कि मौलिक अधिकार जो है बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो आपके सामने ऑप्शन है, मौलिक अधिकारों का स्वरूप सकारात्मक है, ये हो गया। मौलिक अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। इनकी सुरक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। संविधान स्वयं को यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। तो मौलिक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। संविधान स्वयं को ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये 26वां क्वेश्चन है। उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सावदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों की विश्वजनीन घोषणा करती है। उपरोक्त कथन में से किस देश का संगठन का जिक्र है? मतलब इसमें आपको जो है बताना है कि किसी देश का है या संगठन का है, किसका जिक्र है। आपके सामने ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन या संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात हो रही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के जो अधिकारों को संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी। क्यों दी? ठीक है, क्योंकि आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ये व्यक्तित्व विकास के निर्धारक है। ठीक है, बी कहते हैं व्यक्ति इनके उल्लंघन पर साधारण न्यायालय में जा सकता है। सी है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और डी है कि मौलिक अधिकारों की सूची बहुत आकर्षक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा सी, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
28वां क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार है आयोग जो है वो उसका जो कार्य है वो क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य आपको बताना है। ए है आपका चुनाव लड़ना, बी है मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सुनवाई, सी है राजनीतिक दलों को समर्थन देना और डी है गैर सरकारी संगठनों पर नियंत्रण। ठीक है, तो 28वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि मानव अधिकारों के उल्लंघनों पर क्या है, सुनवाई करना, ये इसका कार्य है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया कि ये आपका बी हो गया, मानवाधिकारों के उल्लंघनों पर सुनवाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां। भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए किस मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, भारत में जो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो है किस मतदान प्रणाली को अपनाया गया। आपके सामने ऑप्शन है बहुमत प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सूचीबद्ध प्रणाली। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 29वें का वो हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये आपका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सो आगे चलते हैं, ये इसका जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 30वां। भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। इनमें से आपको बताना है जो भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो मतदाता की सूची तैयार करना, ये भी है। चुनाव के संचालन का अधीक्षण, सी है निर्वाचक नामावली तैयार करना या डी है चुनाव लड़ना। तो चुनाव लड़ना थोड़ी नहीं काम होता है निर्वाचन आयोग को, उसका तो काम ही है चुनाव करवाना, तो चुनाव थोड़ी नहीं लड़ेगा वो। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है। ये आपके सामने ऑप्शन परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, बी है कक्षा संचालक यानी मॉनिटर का चुनाव, सी है किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन और डी है मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मॉनिटर का जैसे चुनाव होता है उसे हम कह सकते हैं ये जो है लोकतंत्र की तरह है, क्योंकि जो हम हाथ खड़ा करके जो बोलते हैं कि ये हमारे मॉनिटर होंगे, जैसे किसी को मॉनिटर बनना होता है, हमारी क्लास में भी ऐसा होता था, किसी बच्चे को अगर मॉनिटर बनना होता था तो यहाँ पे खड़े हो जाते थे। ठीक है, 2-3 जितने भी हो और जो भी इनको देना चाहते हैं वोट वो हाथ खड़ा करेंगे, जो इनको देना चाहते हैं वो करेंगे, जो इनको देना चाहते हैं वो करेंगे। तो इनकी गिनती कर ली जाती थी और ऐसे इनको मॉनिटर चुना जाता था। तो लोकतंत्र में भी कुछ इसी तरह से होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो अभिकथन और तर्क वाला है। ठीक है, कथन और कारण वाला ऐसा क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है देखते हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सबसे आगे वही जीत प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, तर्क है भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में तथा इसकी सरलता के फलस्वरूप इसको सर्वसम्मति भी मिली। तो आपके सामने ऑप्शन है, ये कह रहा है कि अभिकथन एवं तर्क दोनों सत्य है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बी है अभिकथन एवं तर्क दोनों सत्य है परंतु तर्क जो है अभिकथन की सही से व्याख्या नहीं करता, सी बोलता है अभिकथन गलत है तर्क सही है और डी बोलता है अभिकथन सही है तर्क गलत है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही है। ठीक है, और तथा तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब जानते हैं इसमें क्यों। देखिए भारत जो है, भारत में क्या है, लोकसभा चुनाव के लिए जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है प्रणाली है। ठीक है, मतलब जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा, यानी सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलेंगे वही जीतेगा। इस प्रणाली को अपनाया गया। तर्क जो कह रहा है कि भारत जैसे विशाल देश में, मतलब यहाँ इतनी जनसंख्या है इस देश में, जो इसकी सरलता, मतलब आप देखेंगे, मतलब ये जो है सबसे आसानी से कराया जा सकता है चुनाव। ठीक है, और इसमें सबकी सहमति होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है और ये एक मतलब कि कोई नियम नहीं तोड़े जाते इसमें। ठीक है, तो ये आसानी होता है करवाने में। तो इसीलिए ये जो है हम जो सबसे आगे है वो जीतेगा, उसकी प्रणाली को अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वां भी अभिकथन और तर्क वाला है। तो 33वां देख लेते हैं। 33वां जो बोल रहा है वो है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के अधीन रखा है। ठीक है, तर्क ये सभी 29 विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की आवश्यकताओं से जुड़े हैं।
तो आपके सामने ऑप्शन है अभिकथन एवं तर्क दोनों सत्य है। मैं डायरेक्ट इनका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। तो 33वें का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए। इसमें भी क्या है कि ए जो है वो सत्य है, ठीक है। अभिकथन तथा तर्क जो है दोनों सत्य है, और तथा तर्क अभिकथन की सही से व्याख्या करता है, ठीक है। जो 29 विषय जो शामिल किए गए थे वो विकास तथा कल्याण की आवश्यकताओं से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां, ये भी अभिकथन वाला है। देख लेते एक बार अभिकथन क्या है। प्रदेशों की सरकार के लिए 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है, जो प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन को संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगी। तर्क कहता है कि इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने, ठीक है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। अभिकथन एवं कारण दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। यहाँ है अभिकथन एवं कारण दोनों सही है, और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है, तो ए सही हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थुंगन समिति का संबंध है, ये मैंने आपको बताया भी है कई बार, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है थुंगन समिति का संबंध जो है आपके सामने ऑप्शन है स्थानीय शासन की सहभागिता कम करने के लिए। बी कहता है कि स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए। सी है स्थानीय शासन में धन की भूमिका बढ़ाने के लिए, या डी है स्थानीय शासन से नहीं वरन कार्यपालिका से है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 35वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो, एक सेकंड यार दिक्कत है। हाँ, थुंगन समिति की बात कर रहे थे हम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने से है। जो थुंगन समिति है उसका संबंध किससे है ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अभिकथन और तर्क वाला फिर आ गया, तो इसको देख लेते हैं एक बार कि जो अभिकथन है वो क्या कह रहा है। राजनीतिक सिद्धांत परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव लाने का प्रयत्न करता है। तर्क राजनीतिक सिद्धांत के फलस्वरूप नित्य ही स्वतंत्रता एवं समानता जैसी अवधारणाओं का सतत विकास हुआ है, ठीक है। आपके सामने ये ऑप्शन है और मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका भी राइट आंसर ए है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां, ये भी अभिकथन वाला है। तो इसमें क्या है अभिकथन देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत क्या बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है हमें न्याय या समानता से जो है हमें सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। तर्क क्या कहता है। राजनीतिक सिद्धांत से हम अपने विचारों को परिष्कृत कर देते हैं और सार्वजनिक हितों में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है। आपके सामने ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। मैं इसका डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका 37वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां, ये भी कथन वाला है। तो देख लेते हैं। आज़ादी, समानता व धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। क्या बोल रहा है। आज़ादी, समानता व धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। तर्क दायित्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं की, एक बार दोबारा देख लेते तर्क क्या कह रहा है। दायित्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है तर्क। तो इसका जो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। क्योंकि अभिकथन क्यों गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या बोल रहा है अभिकथन में कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39वां। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता व समानता तथा बंधुत्वता, जो बंधुत्व है
को प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, बी कहता है भारत में अधिछात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। सी है गांधी जी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक मतलब नीति निर्देशक आ गया है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। और डी है राजनीतिक सिद्धांत स्थिर प्रक्रिया है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जो है प्रतिष्ठित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां, मौलिक अधिकारों के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। मतलब मौलिक अधिकारों के संबंध में आपको इनमें से जो है सही कथन बताना है। आपके सामने पहला जो है कि समाज को नई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, दूसरा हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का तो उल्लेख है परंतु मूल कर्तव्यों का नहीं। ठीक है, तीसरा कह रहा है समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन तथा विस्तार हुआ है। और डी है मतलब चौथा है आपका कि न्यायिक व्याख्या व सरकारी नीतियाँ इस नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं, सही कौन कौन से हैं आपके सामने ऑप्शन है, पहला दूसरा, दूसरा चौथा और तीसरा चौथा या पहला और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा और चौथा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां क्वेश्चन, अधिकारों को गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। अधिकारों को क्या एक गारंटी के रूप में जो है देखने की जो प्रवृत्ति वो बढ़ गई है, क्यों? ये अर्थहीन है। बी कह रहा है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक। सी है असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। और डी है मात्र कुछ मूल्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने वो हो जाएगा कि ये जो है अच्छे जीवन के लिए क्या है आवश्यक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो तमाम कीमतों से ऊपर हो तथा जिसका कोई समतुल्य ना हो उसकी गरिमा होती है। ये कथन है आपके सामने ऑप्शन है हीगल, नीत्शे, प्लेटो या कांट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांट ने ऐसा कहा था। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकारों की सफलता जो है निर्भर है किसके ऊपर? जो है अधिकारों की सफलता निर्भर है। तो ए है कार्यपालिका की निरंकुशता, बी है न्यायपालिका की स्वेच्छाचारिता, सी है संविधान की वैधता जिसमें अधिकारों की सुरक्षा हो, और डी है व्यक्ति के सर्व निर्णय। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का वो हो जाएगा सी, संविधान की वैधता जिसमें अधिकारों की सुरक्षा हो। अगला क्वेश्चन है 44वां, प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं। जो प्राकृतिक अधिकार है वो प्रदत्त होते हैं आपके सामने ऑप्शन है ए संविधान द्वारा, राजा द्वारा, सी है प्रकृति या ईश्वर द्वारा, डी है संसद द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृति या ईश्वर द्वारा जो है प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 45वां, इसमें पूछा गया अधिकारों यानी अधिकार राज्यों को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए सौंपते हैं। अधिकार जो है राज्यों को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए सौंपते हैं। आपके सामने ऑप्शन है ये नैतिक दायित्व, वैधानिक दायित्व, सी है राजनीतिक दायित्व या सामाजिक दायित्व। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वैधानिक दायित्व, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46वां, राजनीतिक अधिकार को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। जो राजनीतिक अधिकार है सरकार को जो है व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, क्योंकि ये अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकार है। ये जागरूकता बढ़ाते हैं। सभी लोग मतदान के फलस्वरूप सरकार के निर्णय को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं। इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सभी लोग क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मतदान के फलस्वरूप जो है सरकार के निर्णय को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47वां अगला क्वेश्चन, किस मॉडल को विकास का उपयुक्त मॉडल माना जाएगा? इनमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जिसको विकास का जो है उपयुक्त मॉडल माना जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है जो है
ए आपका केंद्रीकृत मॉडल, बी है ऊपर से नीचे का मॉडल, सी है विकेंद्रीकृत मॉडल और डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी विकेंद्रीकृत मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही अर्थ में विकास है जब, सही अर्थ में आपको विकास बताना। ऑप्शन है एक देश में, मतलब एक देश में फ़ोनों की संख्या का होना, ठीक है, आधुनिक हथियारों का होना, कारों की बढ़ती संख्या, या लोगों के जीवन व गुणवत्ता जो सामंजस्य तथा संतुष्टि को पूरा कर सके। तो वास्तविक में विकास कब होगा? जब लोग खुश होंगे। तो यानी क्या है, लोगों की जो डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। लोगों के जीवन की वह गुणवत्ता जो सामंजस्य तथा संतुष्टि से पूरा हो सके। खंड बी हो गया आपका। खंड सी है, इसमें आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं। नीचे दिए चित्र में जनता की किस मांग को दर्शाया गया है? ठीक है, आपको ये चित्र दे रखा है, चित्र वाला भी आपका क्वेश्चन आएगा। सो आपको चित्र वाले में पूछा गया है कि जनता की किस मांग को है इन्होंने दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, यह है अधिकारों को, कर्तव्यों को, अधिकारों को, कर्तव्यों को, शरण लेने को, या आवास को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी शरण लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें पूछा गया किस विचारक ने न्याय पर जो है पुस्तक लिखी थी? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या रूसो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां। इसमें भी आपको चित्र दिया गया है और ध्यान से देखते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो ये आपने चित्र देख लिया, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, चित्र में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दर्शाया गया है? तो आप चित्र में देख रहे होंगे किस मौलिक अधिकार का आपको उल्लंघन दिख रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा समता का अधिकार। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भारतीय संविधान में, आदेशों में, परंपराओं में, या कहीं नहीं। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधानों में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कार्टून जैसा है, तो कार्टून हमें देखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका 51। नीचे दिए गए चित्र में भारतीय संविधान सभा के 2 सदस्यों के नामों की पहचान कर उनके नाम लिखना है। ठीक है, नीचे दिए गए जो चित्र है भारतीय संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम जो है उनकी पहचान कर आपको लिखने हैं। तो जो 2 सदस्य दिख रहे हो कौन कौन से आपके सामने ऑप्शन है, ए है डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है महात्मा गांधी और नेहरू, सी है सरदार पटेल और महात्मा गांधी, और डी है महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमें दिख रहे चित्र में जो दिख रहे। ठीक है, 2 व्यक्तियों के नाम बताना है आपको, कोई भी 2, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये जो 2 दिख रहे वो। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है कोई और भी। ठीक है, तो वो चित्र में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, जिसमें पूछा गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। ठीक है, ये रीट है, एक मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये एक रीट है। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ये आपको पढ़ के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। भारतीय संविधान है कठोर, आपके सामने ऑप्शन है लचीला, कठोर, आसान, कठोर व लचीलेपन का समन्वय। तो भारतीय संविधान, इनका कहने का क्या मतलब, लचीला और कठोर कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो संविधान है उसमें संशोधन करना ना तो आसान है और ना ही कठिन है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कठोर भी है और लचीलेपन भी है, इसमें का समन्वय, यानी कठोर का मिलाव और लचीलेपन का मिलाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53वां। संविधान में जो परिवर्तन है, परिवर्तन की जो शक्ति है वो निहित है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका व प्रेस। आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विधायिका। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। विधि के द्वारा शब्द का प्रयोग संविधान के संशोधन हेतु किस अनुच्छेद में किया गया?
विधि द्वारा जो है शब्द का प्रयोग संविधान के मतलब संविधान के संशोधन हेतु किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 में, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55वां, भारतीय संविधान में आपके सामने ऑप्शन दे रखे कि परिवर्तन नहीं किए जा सकते, आवश्यकता अनुरूप जो है परिवर्तन किए जा सकते, इच्छा अनुरूप वे परिवर्तन किए जा सकते, संशोधन व जनपद पर यानी जनता का मत होगा तो उसके ऊपर निर्भर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि आवश्यकता परिवर्तन किए जाते हैं, मतलब आवश्यकता अनुरूप जो है परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी, 55वें का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 56वां, आपको पढ़ के देना ये उत्तर, ठीक है, ये यहाँ पर है, आपको पढ़ना है फिर इसका आंसर देना है, हिंट मिल जाता है उससे, ठीक है, आंसर मिले ना मिले हिंट मिल जाता। तो 56वां देखते हैं कि एशियाई व अफ्रीकी देशों ने किससे आज़ादी हासिल की? आपके सामने ऑप्शन है विकासशील देशों से, विकसित व पश्चिमी देशों से, जनता से, बुराइयों से, ठीक है। एशियाई व अफ्रीकी देशों ने किससे जो है आज़ादी हासिल करी है? आपके सामने ऑप्शन थे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विकसित व पश्चिमी देशों से उन्होंने आज़ादी हासिल की है। 57वां जो 57 आपका नंबर क्वेश्चन है 57, तो विकासशील देशों की मुख्य समस्या थी, क्या थी मुख्य समस्या विकासशील देशों की? तो धन की अधिकता, तकनीकों की अत्याधुनिक होना, और सी है बुनियादी सुविधाओं का अभाव या रोजगार का होना, ठीक है। तो समस्या थी जो कि गुजर चुकी है, ठीक है, थी बोल रहा है, तो धन की अधिकता तो है ही नहीं, ठीक है, इसका ये राइट आंसर तो होगा नहीं। तकनीक का अत्याधुनिक होना नहीं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। विकास की अवधारणा का संबंध है, विकास की जो अवधारणा है उसका संबंध किससे? प्रगति व उन्नति से, अवउन्नति से, बीमारियों से, पश्चिमी संस्कृति को अपनाने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रगति व उन्नति से, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है आपका, जब अविकसित देशों को स्वतंत्रता मिली तब उसके नागरिकों का स्तर कैसा था? आरामदायक, उच्च स्तर, निम्न स्तर, खुशहाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तर, ठीक है। जब अविकसित देशों को जो स्वतंत्रता मिलेगी तो उसकी हालत थोड़ी नहीं अच्छी हो जाएगी, निम्न स्तर हो जाएगी। 60वां जो क्वेश्चन है, औपनिवेशिक जो शासन में संसाधनों का उपयोग किसके लिए होता है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है विकासशील देशों के लिए, उपनिवेशवादियों के लिए, जनता के लिए या सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपनिवेशवादियों के लिए, डी, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये जो है आपके एमसीक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो भी है ये क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो ये आपके 60 क्वेश्चन थे, ठीक है, सभी के अंक बराबर, और ये आपके जो 40 नंबर का है, ठीक है। तो 0.8 आपका लिखा है क्वेश्चन पेपर में, तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन का जो आपको नंबर मिलेगा 0.8 करके मिलेगा, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।